हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। सबसे पहले जो लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं उन सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से हो रही होगी, ये मैं उम्मीद करती हूँ। स्टूडेंट, लास्ट मोमेंट है, एलटी ग्रेड का एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। इस वजह से होम साइंस स्टूडेंट के लिए हम लेकर आए हैं आपके प्रीवियस ईयर की मैराथन, यानी प्रीवियस ईयर जो आपके 2018 में एलटी ग्रेड में पूछे गए हैं। आज के इस सेशन में कंप्लीट कवर करने की कोशिश करेंगे, यानी हमारा टारगेट होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को करें, केवल 30-40 नहीं बल्कि जितने ज़्यादा क्वेश्चनों को हम आज के सेशन में कवर कर पाएँ हमारी कोशिश रहेगी। तो यहाँ पे चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हों या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की या फिर अदर एग्जाम की, अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है तो यकीन मानिएगा पीवाईक्यूज अलग अलग एग्जामों की सॉल्व करना काफ़ी ज़रूरी है। तो केवल ये एलटी ग्रेड एग्जाम वालों के लिए ज़रूरी नहीं है, उसके साथ साथ अदर एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं जिसमें सब्जेक्ट होम साइंस पूछा जाता है, आप इस क्लास को आराम से देख सकते हैं। आपके लिए क्वेश्चंस ये यहाँ पे जितने भी पूछे जाते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जानते हैं अलग अलग एग्जामों में आपके क्वेश्चंस रिपीटेड फॉर्म में देखने को मिलते हैं। तो चलिएगा ज़्यादा देरी न करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये सेशन पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि टाइमिंग का इधर उधर हो जाता है, तो इस वजह से आपके पास कम से कम नोटिफिकेशन पहुंच जाती है कि क्लास कब होने वाली है। अदरवाइज आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पे आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। उसके साथ साथ जो भी क्लासेज होती हैं उनकी जो PDF है वो भी आपको टेलीग्राम के थ्रू मिलता है। होम साइंस बाय प्रतिभा शुक्ला, ये आप सर्च करेंगे, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगी। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। यहाँ पे जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी आप सभी लोग आंसर देने की पूरी कोशिश किया कीजिए। चाहे आप रफ पेन लेके बैठिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आप क्या करते हैं लिख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जो ये क्वेश्चंस होते हैं ये आपको अलग अलग एग्जामों में देखने को मिलता है, यूजीसी नेट में आपको देखने को मिलता है, और बहुत ज़्यादा यूजीसी नेट एलटी ग्रेड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ जो आपके 40% क्वेश्चंस हैं वो यूजीसी नेट टाइप के ही पूछे जा रहे हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो आप जानते हैं सीक्वेंस वाले क्वेश्चन यूजीसी नेट में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, उसका पैटर्न ही थोड़ा सा डिफरेंट है। तो क्वेश्चन है आपका, टाइलिन की क्रिया से कार्बोहाइड्रेट की विखंडन की प्रक्रिया का क्या करना है, सही क्रम लगाना है। आपके ऑप्शंस हैं एरिथ्रोडेक्स्ट्रीन, सेकेंड है आपका आइसोमाल्टोज, थर्ड है आपका विले स्टार्च, फोर्थ है आपका एक्रोडेक्स्ट्रीन एंड फिफ्थ जो आपका ऑप्शन है वो है आपका स्टार्च, यानी नीचे दिया हुआ है, नीचे कोड भी दिए हुए हैं। फिलहाल यहाँ पे हम आंसर करने की कोशिश करेंगे, फिर देखते हैं। तो फिफ्थ जो क्वेश्चन ऑप्शंस हैं वो आपका स्टार्च है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपने पहले भी किया होगा, वैसे मैंने 2018 के आपके क्वेश्चंस ऑलरेडी करवाए हुए हैं। अगर आपने देखा होगा तो ये क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे सकते हैं। ये मत सोचेगा कि हमने 2018 के क्वेश्चंस किए हैं तो हम दोबारा क्यों करें। रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार हम रिवीजन नहीं करते हैं तो जो क्वेश्चन हमें आते भी होते हैं कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि नहीं इसको तो मैंने किया था लेकिन अब तो मैं भूल रही हूँ। तो भूलने का मेन रीज़न है कि आप रिवीजन नहीं करते हैं। इस वजह से ज़रूरी है जितने भी मैं क्वेश्चंस करवाऊँ उनको लास्ट तक ज़रूर देखो। तो देखो यहाँ पे जो आपका सीक्वेंस बनेगा, सबसे पहले आपका होगा आपका विले स्टार्च, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। देन उसके बाद आपका स्टार्च होगा, यानी ये जो फिफ्थ नंबर पे लिखा है वो आपका सेकेंड पे आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका होगा एरिथ्रोडेक्स्ट्रीन, ये आपका थर्ड नंबर पे। उसके बाद आपका होगा एक्रोडेक्स्ट्रीन, फोर्थ नंबर पे आएगा, और आपका आइसोमाल्टोज ये आएगा फिफ्थ नंबर पे। तो इस तरीके से आपका क्रम लगेगा और आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी 35142। यहाँ हम रिवीजन कर रहे हैं इसलिए एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जिससे आप अपने आप को एक एनालिसिस कर पाओ कि आखिरकार आप इन क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप इन क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं इसका मतलब आपकी तैयारी ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वहाँ पे आपको मिलान करना है। एक तरफ आपके प्रोटीन दिए हैं, दूसरी तरफ से उनके सोर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन है आपका ल्यूकोसिन, बी है आपका मायो एल्ब्यूमिन, सी है आपका लैक्टो एल्ब्यूमिन और डी है आपका सीरम एल्ब्यूमिन। और दूसरी तरफ आपका दिया है मांसपेशी, दूध, लसिका, गेहूं और अंडे की सफेदी। तो एक तरफ 4 दिख रहे हैं, एक तरफ 5 दिख रहे हैं, तो ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। वो कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा ऑप्शंस ऐड किए जाते हैं।
तो इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, नीचे आपके ऑप्शंस भी दिए हैं, चाहे तो आप इन ऑप्शनों को देखकर आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे करिएगा। स्टूडेंट एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहूँगी, कुछ जो क्वेश्चंस हैं मैं कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से, क्विज के माध्यम से मैं आपको देती हूँ, तो उन क्वेश्चनों को किया कीजिए क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं बीच बीच में ऐड करती जाती हूँ। यहाँ पे बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा हम इसको जूम करके अच्छे से करते हैं। तो जो आपका ल्यूकोसिन है उसका अगर हम मैच करेंगे तो हम मैच करेंगे आपका गेहूं से, यहाँ पे आ गया 4, ठीक है, गेहूं से मैच करेंगे। वहीं आपका मायो एल्ब्यूमिन को हम मैच करेंगे आपका मांसपेशी से, मसल से, ठीक है। वहीं अगर है आपका लैक्टो एल्ब्यूमिन, तो लैक्टो एल्ब्यूमिन का हम करेंगे आपका मिल्क से रिलेटेड, दूध से रिलेटेड। और जो आपका लसिका नहीं, आपका जो सीरम एल्ब्यूमिन दिया हुआ है, सीरम एल्ब्यूमिन को हम मैच करेंगे आपका लसिका से। इस तरीके से आपका मैच होगा। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, ल्यूकोसिन को हम मैच करेंगे गेहूं से, ठीक है। वहीं आपका मायो एल्ब्यूमिन को मैच करेंगे मांसपेशी से। लैक्टो एल्ब्यूमिन आपका दूध, ये काफ़ी रिपीट होता है, लैक्टो एल्ब्यूमिन कई बार पूछा गया है। सीरम एल्ब्यूमिन को हम मैच करेंगे आपके लसिका से, ठीक है। तो इस तरीके से आपका होगा। और यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ए का 4, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 3, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा। नेक्स्ट जो सूची दिया हुआ है उसमें एक तरफ आपके न्यूट्रिशंस दिए हुए हैं और एक तरफ उनके डिफिशियंसी फैक्टर्स दिए हुए हैं, ये देखिएगा। तो जैसे एक तरफ दिया हुआ है आपका टोकोफेरॉल, बी है आपका कैल्सीफेरॉल, सी है आपका एंज्यूरिन और डी है आपका रेटिनॉल, और दूसरी तरफ आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें भी देखो एक ऑप्शन आपका एक्स्ट्रा दिया हुआ है, यानी 5 ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। नीचे आपका कोड दिया हुआ है, आपको इसमें से मैच करना है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप कैसे मैच करेंगे। तो यहाँ अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो जो आपका ए है यानी जो आपका टोकोफेरॉल दिया हुआ है, इसको हम मैच करेंगे 3 से, यानी आपका एंटी रेस्ट्रिक आपका जो कारक है। वहीं अगर हम बात करें कैल्सीफेरॉल को अगर हमें मैच करना हुआ तो हम मैच करेंगे आपके ऑप्शन ए से, यानी एंटी रिकेटिक कारक से। वहीं जो सी है आपका एंज्यूरिन जो है आपका, उसको अगर हम मैच करेंगे, मतलब सी को अगर हम मैच करेंगे तो इसको हम मैच करेंगे आपके 4 ऑप्शन से, यानी एंटी न्यूरेटिक कारक से। और जो डी है यानी रेटिनॉल, इसको अगर हम मैच करेंगे तो मैच करेंगे आपका एंटी जीरोथैल्मिक आपका जो कारक है उससे मैच करेंगे, यानी 5th से ये मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपके राइट आंसर की, तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, यानी ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का आपका 5, ठीक है, ये आपका मैचिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। देखते हैं। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको बताना है। तो पहला क्या है आपका कि प्रसव के आरंभिक 3 दिनों में स्रावित प्रथम तरल को कोलोस्ट्रम कहते हैं, ठीक है। सेकेंड है आपका उच्च प्रोटीन मात्रा मुख्य रूप से ग्लोब्यूलिन की उपस्थिति के कारण होती है। तो यहाँ आपको बताना है ओनली 1, ओनली 2, बोथ ए और 2 आपका दोनों सही है, और नाइदर मतलब ना तो एक सही है ना तो 2 सही है। तो बताइएगा ये स्टेटमेंट। तो यहाँ पे उस बार जब मैंने ये क्वेश्चन कराया था तो यहाँ पे कोलेस्ट्रम की जगह थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, तो वो मैंने आपको करेक्ट करवाया था। आई होप आपने करेक्ट कर लिया होगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शंस है वो आपका पहला जो दिया है कि प्रसव के प्रारंभिक 3 दिनों में जो स्रावित प्रथम तरल है उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं। जो सेकेंड दिया है कि उच्च प्रोटीन मात्रा मुख्य रूप से एल्ब्यूलिन जो है उपस्थित के कारण होती है, तो ये भी जो स्टेटमेंट है ये भी आपका करेक्ट है, यानी जो स्टेटमेंट दोनों हैं वो दोनों करेक्ट है, यानी ऑप्शन जो सी होगा वो आपका सही है, यानी ए मतलब पहला और जो दूसरा है दोनों आपका सही है।
क्वेश्चन नंबर 5 है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है वो नहीं है, तो नॉट पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं, विकास विशेष से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। सेकंड है विकास अवस्थाओं से अग्रसर होता है। थर्ड है आपका विकास अप्रत्याशित होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है वो है विकास एक निश्चित क्रम का अनुसरण करता है, और फिफ्थ है विकास परिवर्तन का अनुसरण करता है। तो डेवलपमेंट के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि डेवलपमेंट का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, विकास का सिद्धांत नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है ऑप्शन पहला, यानी जो दिया है कि विकास सामान्य विशेष से सामान्य की ओर होता है, यानी स्पेसिफिक टू जनरल होता है, तो ये जो है आपका स्टेटमेंट ये गलत है। उसके साथ साथ विकास आपका अप्रत्याशित होता है, ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन पहला और ऑप्शन जो थर्ड है वो आपका क्या है, गलत है। और यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, वहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड आपका नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हम फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे लिख लेंगे। सेकेंड की जगह आप फर्स्ट लिख लीजिए। ठीक है, तो आपका ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट एंड जो थर्ड है वो आपका क्या है, ऑप्शन सही है, पहला एंड आपका तीसरा। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेल के पुनरावृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। ठीक है, जो खेल की पुनरावृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किसने किया है। ऑप्शन है आपका हर्बर्ट स्पेंसर एवं सिलर, बी है आपका मैकडूगल, सी है आपका स्टैनले हॉल, और डी है ग्रॉस। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। सो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका स्टैनले हॉल। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, मेडुला की उपस्थिति किसकी विशेषता है। तो मेडुला की उपस्थिति किसकी विशेषता है। ऑप्शन है आपके सूती रेशा, बी है आपका ऊनी रेशा, सी है आपका नायलॉन रेशा, और डी है आपका सिल्क रेशा। बताइएगा। तो मेडुला की उपस्थिति किसकी विशेषता है, और यहाँ पे जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है आपका ऊनी रेशा। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। फिर देखिएगा यहाँ पे भी मिलान दिया हुआ है, यहाँ पे भी सूची दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक तरफ दिया हुआ है वहाँ पे दिया हुआ है देखो अवशोषकता, और दूसरी तरफ उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उनके बारे में दिया हुआ है, तो वो आपको बताना है, मैच करना है। तो एक तरफ दिया है अवशोषकता, दूसरा है यानी बी में दिया है इलास्टिक रिकवरी, सी में दिया है रेजिलेंसी, और डी में दिया है फ्लेक्सिबिलिटी। और उसको आपको जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उससे आपको मैच करना है, और नीचे आपके कोड वगैरह दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसको आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 8 की, तो यहाँ पे जो आपका अवशोषकता दिया हुआ है इसको अगर हम मैच करेंगे, तो इसको मैच करेंगे आपके तरलों को आकर्षित और रंध्रों में रखने की क्षमता, यानी जो थर्ड वाला है वो इससे मैच हो जाएगा। वहीं अगर हम इलास्टिक रिकवरी की बात करेंगे तो इसको अगर हम मैच करें तो होगा तनाव के बाद अपनी मूल लंबाई में क्या हो जाना, वापस आ जाना, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। वहीं अगर हम रेजिलेंसी की बात करें तो आपका जो सी है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे सी का होगा आपका दबने के बाद अपनी मूल स्थिति में आना। ठीक है, और जो डी हुआ है फ्लेक्सिबिलिटी, उसको अगर हम मैच करेंगे तो बिना टूटे मुड़ना और लचीला होना, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ए का आपका थर्ड, मैं फिर से मैच कर देती हूँ, ए का आपका थर्ड हो जाएगा। वहीं आपका जो बी है उसका आपका हो जाएगा 4, वहीं अगर सी है सी का हो जाएगा आपका 2, एंड डी का हो जाएगा आपका 1। ठीक है, ये आपका होगा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा 3 4 2 1। 3 4 2 1 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलेगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास रेशे के निर्माण की प्रक्रिया का सही क्रम आपको लगाना है। ठीक है, और ऑप्शन है आपका कॉम्बिंग, बी है आपका मतलब सेकेंड है आपका खेती करना कल्टीवेशन, थर्ड है आपका खोलना एवं मिश्रण यानी ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग, फोर है आपका जीनिंग एंड बॉन्डिंग यानी गिनिंग एंड बॉन्डिंग आप कह सकते हैं, फिफ्थ है आपका कताई स्पिनिंग, सिक्स है आपका सिल्वरिंग और सेवन्थ है आपका कार्डिंग। ठीक है, और ये आपके कोड दिए हुए हैं। तो कपास रेशे की निर्माण की प्रक्रिया का जो सही क्रम है वो आपको लगाना है, और ये क्वेश्चन कई बार आपका यूजीसी नेट में भी पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे जो सीक्वेंस लगाने वाले होते हैं ना, तो उनसे रिलेटेड कई बार आपके क्वेश्चंस आते हैं कॉटन फाइबर से रिलेटेड। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम मतलब सीक्वेंस लगाएं तो सबसे पहले आपका होगा कल्टीवेशन यानी खेती करना, सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग होगा यानी खोलना एंड मिश्रण सेकेंड पे हो जाएगा। उसके बाद आपका गिनिंग एंड बॉन्डिंग आ जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद जो होगा आपका कार्डिंग आ जाएगा फोर्थ नंबर पे। कार्डिंग के बाद होगा कॉम्बिंग फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा। कॉम्बिंग के बाद जो आपका होगा वो होगा आपका सिल्वरिंग। ठीक है, ये आपका सिक्स नंबर पे, और लास्ट में आपका होगा स्पिनिंग यानी कताई यानी ये आपका सेवंथ नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा 2 3 4 7 1 6 5 जो कि है आपका ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, वस्त्र रेशों के सामंजस्य गुण में योगदान देने वाले कारक। तो वस्त्र रेशों के सामंजस्य गुण में योगदान देने वाले कारक बताने हैं। पहला है आपका रेशों की बारीकी एवं सतह की प्रकृति, दूसरा है आपका लंबाई एवं कसकर बटाई से दबाव। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही है। तो वस्त्र रेशों के सामंजस्य गुण में योगदान देने वाले जो कारक हैं, अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है यानी रेशों की बारीकी एवं सतह की प्रकृति, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड आपका नहीं सही है, तो यानी ऑप्शन जो ए है पहला है वो आपका राइट है। चलेगा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सूत निर्माण की जो अवस्थाएं हैं उनका क्रम अरेंज करने के दिया हुआ है। तो सूत निर्माण की जो अवस्थाएं हैं उनको सही क्रम में आपको लगाना है, सही सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो पहला ऑप्शन है आपका ड्राइंग आउट, सेकेंड है आपका कॉम्बिंग, थर्ड है आपका रोविंग, फोर्थ है आपका स्पिनिंग एंड फिफ्थ है आपका कार्डिंग। तो यहाँ पे भी आपको अरेंज करना है। वैसे ये क्वेश्चन उन सभी स्टूडेंट के लिए अच्छे होते हैं जिन्होंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। कॉन्सेप्ट पढ़ने से क्लैरिटी ज़्यादा अच्छे से आ जाती है, जिससे हम थोड़ा सा समझ बेस्ड चीज़ों पे अगर हम इनके अर्थ जानते हैं कि किसका क्या काम है तो हम आसानी से इनको सीक्वेंस में लगा सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आप सीक्वेंस लगाएंगे उसको आप कैसे अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या होगा, कार्डिंग होगा। ठीक है, सबसे पहले होगा, उसके बाद होगा कॉम्बिंग, सेकेंड पे आ जाएगा। कॉम्बिंग के बाद होगा ड्राइंग आउट थर्ड पे, उसके बाद आपका होगा रोविंग फोर्थ नंबर एंड आपका स्पिनिंग लास्ट में आपका 5 पे आ जाएगा। ठीक है, तो यानी आपका इस तरीके से सीक्वेंस लगेगा, और आपका जो राइट आंसर है वो है 5 2 1 3 4, 5 2 1 3 4। आपने उसमें भी देखा था कि स्पिनिंग लास्ट में ही आ रहा है, और यहाँ पे भी आपको यही देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको आइडेंटिफाई करने में कि स्पिनिंग लास्ट में आएगा। थोड़ा सा कई बार होता है कि क्वेश्चनों में कई चीज़ें ऐड हो जाती हैं, कई चीज़ें रिमूव कर देते हैं, तो इसी हिसाब से कई बार हम सीक्वेंस जो याद करके जाते हैं वो थोड़ा सा मैचिंग करने में दिक्कत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें पूछा गया है, रेशों की उस क्षमता जिसमें दबने के बाद वह अपनी मूल आयतन पर वापस आ जाता है क्या कहते हैं। पहला है लचीलापन, बी है प्रत्यास्था, सी है लचक और डी है तनाव सामर्थ्य। अभी भी हमने क्वेश्चन में एक जो क्वेश्चन किया उसमें हमने डिस्क्रिप्शन में देखा था कि ये जो चीजें हैं वो दी हुई थी। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा।
तो यहाँ पे आंसर है लचक, ऑप्शन सी। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन 13 है, अपहोल्स्ट्री का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए फर्नीचर को कवर करने में, बी फर्श को कवर करने में, सी बिस्तर को कवर करने में और डी उपर्युक्त सभी। तो अपहोल्स्ट्री का उपयोग किस लिए किया जाता है? यहाँ पे आंसर होगा फर्नीचर को कवर करने में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लीचिंग एजेंट जो जैवेल वाटर के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन सा ब्लीचिंग एजेंट है जो आपका जैवेल वाटर के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बी है आपका सोडियम परबोरेट, सी है आपका पोटेशियम परमैंगनेट और डी है आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो यहाँ पे जो जैवेल वाटर के नाम से जाना जाता है वो आपका क्या है? वो है आपका ऑप्शन डी सोडियम हाइपोक्लोराइड। ऑप्शन जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, उच्च मोड़ वाली सूत में मोड़ की संख्या होती है? ऑप्शन ए है 0 से 3 ट्विस्ट पर इंच, बी है 3 से 6 ट्विस्ट पर इंच, सी है 7 से 12 ट्विस्ट पर इंच और डी है 12 से 15 ट्विस्ट पर इंच। तो यहाँ पे उच्च मोड़ वाली सूत में मोड़ की संख्या होती है, आपका जो राइट आंसर है वो है आपका 7 से 12 ट्विस्ट पर इंच, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गर्भावधि मधुमेह है, जो गर्भावधि मतलब जब गर्भ धारण होता है उसके बाद जो आपका डायबिटीज होता है उसके बारे में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं गर्भावस्था के दौरान होने वाली डायबिटीज, बी है आपका प्री डायबिटिक स्टेज, सी है आपका गर्भावस्था के बाद होने वाली डायबिटीज और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो गर्भावधि मधुमेह है, तो ये जो आपकी मधुमेह है वो क्या होता है? वो क्या होता है बताइएगा? वो ये होता है कि गर्भावस्था के दौरान होने वाली जो डायबिटीज़ है वो आपका, कई बार डायबिटीज़ नहीं होती है लेकिन जब गर्भावस्था होती है तब डायबिटीज़ हो जाती है, बाद में सही भी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक परिष्करण नहीं है? ठीक है, तो कौन सा यांत्रिक परिष्करण नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं कैलेंडरिंग, बी है आपका सनफ्राइजिंग, सी है आपका मोयरिंग और डी है आपका क्रीज रेजिस्टेंस फिनिश। ये आपके ऑप्शंस हैं, बताइएगा। हम थोड़ा सा फास्ट तरीके से इसलिए क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि ये है आपका रिवीजन मैराथन। तो रिवीजन मैराथन के थ्रू हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को आज की सेशन में कवर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका जो राइट आंसर है वो है आपका क्रीज रेजिस्टेंस फिनिश, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट है वो कब पास हुआ? वो है आपका 24 दिसंबर 1980, आपका बी दिया हुआ है 24 दिसंबर 1982, सी दिया है 24 दिसंबर 1986 और डी दिया है 24 दिसंबर 2000 को। तो देखो सेम डेट दिया हुआ है, ईयर आपका चेंज कर दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस क्वेश्चन को आपने कई बार सॉल्व किया होगा। और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या होने वाला है? वो होने वाला है ऑप्शन सी 24 दिसंबर 1986। सो देखते हैं सी आपका सही था। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सिलाई के धागे में कौन सा गुण होना चाहिए? तो सिलाई के धागे में कौन सा गुण होना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं इलास्टिक रिकवरी, बी है आपका उच्च घर्षण प्रतिरोध, सी है आपका विस्तारणीयता और डी है आपका अच्छा रूप यानी गुड अपीयरेंस। तो यहाँ पे सिलाई के धागे में कौन सा गुण आपका होना चाहिए ये आपको बताना है। बताइएगा आपका करेक्ट आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है आपका बी, उच्च घर्षण प्रतिरोध आपका करेक्ट आंसर है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 है, शरीर का माप लेकर पैटर्न विकसित करने की विधि है। तो शरीर का माप लेकर पैटर्न विकसित करने की जो विधि है उसमें है आपका ड्रेपिंग, बी है आपका ड्राफ्टिंग, सी है आपका कपड़े का निर्माण और डी है आपका ऑल ऑफ द अबव यानी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे शरीर का माप लेकर पैटर्न विकसित करने की जो विधि है वो आपका क्या है, वो है आपका ड्राफ्टिंग। ऑप्शन बी आपका राइट है। आई होप आप सभी स्टूडेंट मेरे साथ साथ आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सादी पोशाक जिसमें कोई बाहरी सजावट ना हो। ठीक है, ऑप्शंस हैं संरचनात्मक डिजाइन, बी है सजावटी डिजाइन, सी है आपका सतही डिजाइन और डी है उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो एक सादी पोशाक जिसमें कोई बाहरी सजावट ना हो उसे कहते हैं आपका स्ट्रक्चरल डिजाइन यानी संरचनात्मक डिजाइन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्बोनाइजिंग एक फिनिशिंग प्रक्रिया है जिसका उपयोग ऊनी रेशों से वनस्पति पदार्थों को हटाने के लिए किया जाता है। ऑप्शंस हैं सुखाने की प्रक्रिया, बी है फिनिशिंग प्रक्रिया, सी है रोविंग प्रक्रिया और डी है रेटिंग प्रक्रिया। तो देखिएगा, क्वेश्चन तो काफी अच्छे पूछे गए हैं, सॉल्व करने में भी आपको अच्छा लग रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चनों को करने में अच्छा लगता है, इजी लगते हैं लेकिन डिफिकल्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि इजी लग रहे हैं तो इजी होंगे भी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है कि कार्बोनाइजिंग एक फिनिशिंग प्रक्रिया है जिसका उपयोग ऊनी रेशों से वनस्पति पदार्थों को हटाने के लिए किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, फिनिशिंग प्रोसेस। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23, पूछा गया है बैठने एवं खड़े होने की मुद्रा के रखरखाव के लिए आवश्यक मांसपेशी हैं। आपके ऑप्शंस हैं कंकाली मांसपेशी, बी है चिकनी मांसपेशी, सी है हृदय मांसपेशी और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे बैठने एवं खड़े होने की मुद्रा के रखरखाव के लिए आवश्यक जो मांसपेशी है वो आपको बताना है, वो है आपका कंकाली मांसपेशी। ऑप्शन ए आपका राइट। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूछा गया है, ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हैप्लाइड संख्या एक पद है जो जनसंख्याओं यानी शुक्राणु और अंडाणु में गुणसूत्रों की आधी संख्या को दर्शाने के लिए अर्धसूत्री विभाजन में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यानी हैप्लाइड संख्या एक पद है जो जनसंख्याओं यानी शुक्राणु और जो अंडाणु हैं उनमें गुणसूत्रों की आधी संख्या को दर्शाने के लिए अर्धसूत्री विभाजन में उपयोग किया जाता है। एंड आपके ऑप्शंस हैं माइटोसिस में, बी है मियोसिस में, सी है म्यूटेशन में और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 24 यानी 24 का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट वो है आपका ऑप्शन बी मियोसिस में। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलेगा, 25 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं हम और क्वेश्चन पूछा गया है मोनोसाइट्स से छोटी रक्त कोशिकाएं जिनमें बड़े नाभिक होते हैं वे हैं। आपके ऑप्शंस हैं एरिथ्रोसाइट्स, बी है आपका लिम्फोसाइट्स, सी है आपका बेसोफिल्स और डी है आपका प्लेटलेट्स। बताइएगा, क्वेश्चन पूछा गया है मोनोसाइट्स को से छोटी रक्त कोशिकाएं जिनमें बड़े नाभिक होते हैं वे हैं। तो वो क्या हैं आपके, वो हैं आपके लिम्फोसाइट्स। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रोशार्क इंक ब्लॉट जो टेस्ट है वो किस प्रकार की तकनीक है यानी किस प्रकार की तकनीक है वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है सोशियोमेट्रिक तकनीकी, बी है रचनात्मक तकनीकी, सी है समापन तकनीकी और डी है प्रक्षेपी तकनीकी। तो पढ़िए क्वेश्चन 26 का और बताइएगा आंसर क्या होगा।
तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या होगा, प्रक्षेपी तकनीक, प्रोजेक्टिव जो आपका टेक्निक है वो आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलेगा। 27 क्वेश्चन है, रिसर्च से रिलेटेड पूछा गया है। और देखो रिसर्च होप साइंस में भी आपका पूछा जाता है, पेपर 2 में आपका रिसर्च आता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है अनुसंधान डिजाइन जो सबसे सरल और सबसे कम संरचित है कहलाता है। ऑप्शंस हैं आपका पूर्व प्रयोगात्मक डिजाइन, बी है निर्णायक अनुसंधान डिजाइन, सी है आपका अन्वेषणात्मक अनुसंधान डिजाइन और डी है आपका वर्णनात्मक अनुसंधान। तो यहाँ पे अनुसंधान डिजाइन जो सबसे सरल और सबसे कम संरचित कहलाता है। बताइएगा, रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट पेपर 1 में भी आता है और पेपर 2 में भी आता है। लगभग अगर बात करें तो लगभग पेपर 1 में भी 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और लगभग पेपर 2 में भी आपको मिलते हैं। तो एलटी ग्रेड में तो आ ही रहा है, साथ में यूजीसी नेट वालों स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे बात करें आपके करेक्ट आंसर की, तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा सी, यानी अन्वेषणात्मक अनुसंधान डिजाइन, ऑप्शन सी। चलिएगा। 28 क्वेश्चन, सैम्पलिंग जो प्रायिकता सैम्पलिंग डिजाइन के अंतर्गत आती है वह है कौन सी है? ए है क्लस्टर सैम्पलिंग, बी है कोटा सैम्पलिंग, सी है उद्देश्यपूर्ण सैम्पलिंग और डी है सुविधा सैम्पलिंग। बताइएगा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 28। सो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो आपका हो जाएगा, जिन्होंने ऑप्शन ए टिक किया है वो है क्लस्टर सैम्पलिंग, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। मैं बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से तो नहीं चल रही कि आप क्वेश्चनों को पढ़ भी ना पा रहे हो। अगर आप क्वेश्चनों को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो थोड़ा सा आप पॉज कर सकते हैं। सो क्वेश्चन पूछा गया है आपका, परिकल्पना जो दो चरों के बीच अपेक्षित संबंध नहीं बताती है कहलाती है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एक पुच्छ परिकल्पना, बी है आपका तर्क संगत परिकल्पना, सी है आपका द्विपुच्छ परिकल्पना और डी है आपका वर्णनात्मक परिकल्पना। बताइएगा परिकल्पना जो दो चरों के बीच अपेक्षित संबंध नहीं बताती है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस, ऑप्शन जो डी है वर्णनात्मक परिकल्पना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केल जो संक्षेपित स्केल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्केल जो संक्षेपित स्केल के नाम से भी जाना जाता है। एंड आपके ऑप्शंस हैं, ए स्टेपल स्केल, बी है आपका पोज्ड स्केल, सी है आपका लिकर्ट स्केल और डी है आपका कंपैरेटिव स्केल। तो वैसे लिकर्ट जो स्केल है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। बताइएगा क्वेश्चन नंबर जो 30 है उसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है आपका लिकर्ट स्केल। ठीक है, ऑप्शन सी राइट। ये सेशन पसंद आ रहा हो तो साथ में आप लाइक करते हुए जा सकते हैं नहीं मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, घर का नक्शा जो 1:, आपका 1000 के पैमाने पर तैयार किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन ए है साइट प्लान, बी है फ्लोर प्लान, सी है लैंडस्केप प्लान और डी है सर्विस प्लान। बताइएगा 31 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो आपका ये जो राइट आंसर है बताइएगा होगा आपका ऑप्शन ए साइट प्लान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिएगा। 32 क्वेश्चन है, जब हड्डी 3 या अधिक टुकड़ों में टूट जाती है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो जब आपकी हड्डी कभी टूटी है, अगर नहीं टूटी है
तो एक बार तुड़वा के देखे। मजाक कर रही, सॉरी। तो यहाँ पे जब हड्डी 3 या अधिक टुकड़ों में टूट जाती है तो उसे क्या कहते हैं? आप भी थक गए होंगे ना ऐसे सुन सुन के, तो इसलिए थोड़ा सा हंसी मजाक करना भी जरूरी है। ऑप्शन ए है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, बी है आपका कंपाउंड फ्रैक्चर, सी है आपका कम्युनिएट फ्रैक्चर और डी है आपका कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। फ्रैक्चर, ठीक है। तो जब हड्डी 3 या अधिक टुकड़ों में टूट जाती है तो उसे क्या कहते हैं? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिएगा। 33 क्वेश्चन है आपका, एक पहले पेज में है, दूसरा दूसरे पेज में। कौन सी प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि 5 वर्ष से ऊपर के बच्चों को दी जाती है? तो कौन सी प्रकार की जो कृत्रिम श्वसन विधि है वो 5 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको दी जाती है? एंड आपके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है आपका सॉल्टर की विधि, बी है आपका सिल्वेस्टर की जो विधि है, सी है आपका लेबोर्ड की विधि और डी है आपका नेल्सन की विधि। तो कौन सी प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि है जो 5 वर्ष से ऊपर के बच्चों को दी जाती है? ये आपका क्वेश्चन 33 में पूछा गया है। और यहाँ पे अगर हम आंसर करेंगे तो होगा आपका ऑप्शन बी, सिल्वेस्टर की जो आपकी विधि है वो आपका हो जाएगा राइट आंसर। किसी दिन इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ इन क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी एग्जाम काफ़ी नज़दीक है इसलिए रिवीजन ज़रूरी है, लेकिन फिर क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे हैं इनकी एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़रूरी है जानना। तो नेक्स्ट जो हम कभी करेंगे तो उसके बाद फिर हम लोग एक्सप्लेनेशन के थ्रू अच्छे से डिटेल के साथ इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे मजबूत रेशा है। तो सबसे मजबूत रेशा है जो आपका नायलॉन, बी है रेयॉन, सी है फ्लैक्स और डी है एक्रिलिक। ऐसे क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो बताइएगा सबसे मजबूत जो रेशा है वो है आपका नायलॉन का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 35। क्वेश्चन पूछा गया है जब चावल अतिरिक्त पानी में पकाया जाता है और जो फेंक दिया जाता है तो होती है, क्या होती है? ऑप्शन ए है विटामिन ए का, बी है बी कॉम्प्लेक्स का, सी है विटामिन सी का और डी है कैल्शियम का। एक तरीके से लॉस किस चीज़ का होता है, ठीक है। अगर हम जो चावल पका रहे हैं उसके जो पानी को फेंक देते हैं उससे किस चीज़ का लॉस होता है वो पूछा गया है। तो ये ऑप्शन जो है बी यानी बी कॉम्प्लेक्स का, ऑप्शन बी आपका राइट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आरडीए से रिलेटेड है। तो रजोनिवित्री महिलाओं के लिए कैल्शियम का आरडीए कितना होगा? ठीक है, रजोनिवृत्ति तो आप समझते ही हैं। ऑप्शन ए है आपका 600 मिलीग्राम प्रतिदिन, बी है आपका 900 मिलीग्राम प्रतिदिन, सी है 700 मिलीग्राम प्रतिदिन और डी है 800 मिलीग्राम प्रतिदिन। तो रजोनिवृत्ति महिलाओं के लिए कैल्शियम का जो आरडीए होगा वो कितना होगा? तो वो होगा आपका 800 मिलीग्राम प्रतिदिन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37। गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन जीआईटी की अमाशय की मांसपेशियों की गतिशीलता को कम करता है? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं प्रोजेस्टेरॉन, बी है एस्ट्रोजन, सी है थायरॉक्सिन और डी है इंसुलिन। तो गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन जीआईटी की अमाशय की मांसपेशियों की गतिशीलता को कम करता है? और इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। 38 क्वेश्चन आप सभी के सामने। शरीर में बहुत जल्दी अवशोषित होने वाला छोटा अणु है। तो शरीर में बहुत जल्दी अवशोषित होने वाला जो छोटा अणु है, ऑप्शंस हैं आपके पॉलीसैकेराइड, बी है आपका सेलुलोज, सी है आपका हेमी सेलुलोज और डी है आपका मोनोसैकेराइड। तो
शरीर में बहुत जल्दी अवशोषित होने वाला जो छोटा अणु है उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 38। सो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन डी, मोनोसैकेराइड। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का प्रथम सूचक है। ऑप्शंस हैं आपका ए, आयु अनुसार कम वजन होना, बी है आयु अनुसार अधिक वजन होना, सी है कम बीएमआर होना और डी है उपर्युक्त सभी, यानी जितने भी ऑप्शंस लिखे हैं सभी इसके सही हैं। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का जो प्रथम सूचक है वो आपको बताना है। फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ पीएम, प्रोटीन और आपका ऊर्जा आपका माल न्यूट्रिशन, मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, पीईएम का यही अर्थ हुआ। ठीक है, प्रोटीन ई से एनर्जी और एम से माल न्यूट्रिशन जिसे हम कहते हैं कुपोषण। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आयु अनुसार कम वजन होना, अंडरवेट फॉर एज। ऑप्शन जो इसका ए होगा वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40। डायनेमिक आपका इक्विलिब्रियम जो आपका गतिशील संतुलन है वह शब्द किससे संबंधित है। ठीक है, तो आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो आपका गतिशील संतुलन है वो शब्द किससे संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं प्रोटीन ऊर्जा अनुपात से, बी है आपका कैल्शियम फास्फोरस अनुपात से, सी है खनिज संतुलन और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा वो होगा आपका कैल्शियम फास्फोरस अनुपात। कैल्शियम फास्फोरस जो रेशियो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। अर्ध अनिवार्य अमीनो अम्ल हैं। ठीक है, तो अर्ध अनिवार्य अमीनो अम्ल हैं, आपके ऑप्शंस हैं आर्गिनीन, बी है आपका ल्यूसीन, सी है आपका एलानिन और डी है आपका वैलिन। तो अर्ध अनिवार्य अमीनो अम्ल हैं, तो यहाँ पे आपका होगा आर्जिनिन, आर्जिनिन होगा, आर्जिनिन, जीनिन, ऑप्शन ए चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो पूछा गया है उसमें है निट्स बुनाई में लंबाई की दिशा में एक दूसरे से जुड़े लूप्स को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके वार्प्स, बी है रीजेज, सी है वेल्स और डी है कोर्सेस। तो निट्स यानी बुनाई में लंबाई की दिशा में एक दूसरे से जुड़े जो लूप्स हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं आपका वेल्स, ऑप्शन सी। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बंगाल की कांथा कढ़ाई में मुख्यतः इस्तेमाल होने वाली सिलाई है। ए ऑप्शन है रनिंग स्टिच, बी है हेरिंग बोन स्टिच, सी है शैडो स्टिच और डी है फ्रेंच नॉट। तो कांथा कढ़ाई में मुख्यतः इस्तेमाल होने वाली सिलाई है। वैसे देखो यहाँ पे लिख भी दिया गया बंगाल की कांथा, वैसे आपके मिलान के थ्रू ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फुलकारी, चिकनकारी और आपका कांथा कढ़ाई कहाँ कहाँ की है, तो इस तरीके से भी आपके मिलान के थ्रू भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी करना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा बताइएगा, वो आपका होगा रनिंग स्टिच, ऑप्शन ए। ठीक है, 43 का करेक्ट आंसर होगा आपका ए, रनिंग स्टिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबे लंबाई वाले रेशे क्या कहलाते हैं। तो लंबे यानी लॉन्ग लेंथ जो आपके फाइबर्स हैं उनको क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं स्टेपल फाइबर, बी है इलांगेशन फाइबर, सी है फिलामेंट फाइबर और डी है ब्लेंडेड फाइबर।
लंबे यानी लंबाई वाले रेशे क्या कहलाते हैं, ये आप एक तरीके से बताइए। 44 का आपका होगा फिलामेंट आपका फाइबर, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, सिल्क विज्ञान को क्या कहते हैं। तो सिल्क विज्ञान को क्या कहते हैं, आपके ऑप्शंस हैं एरीकल्चर, बी है सेरीकल्चर, सी है पीसी कल्चर और डी है कॉलोनी कल्चर। तो ये तो डी वाला तो है ना, ऑप्शन हटा ही दीजिए, बाकी बताइए। सिल्क विज्ञान को क्या कहते हैं। द साइंस ऑफ सिल्क इज नोन एज, इसको कहते हैं सेरीकल्चर। सिल्क से सेरी, याद रखिएगा, याद रह जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भ्रूण की गर्भावधि कितनी होती है। तो मानव भ्रूण की गर्भावधि कितनी होती है, ऑप्शन ए है 260 दिन, बी है 270 दिन, सी है 290 दिन और डी है 280 दिन। तो मानव भ्रूण की गर्भावधि कितनी होती है वो आपको पूछा गया है, तो वो आपका होता है 280 दिन। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 महीने की आयु में बच्चे का वजन सामान्यतः, तो जो 4 महीने की आयु है बच्चे का वजन पूछा गया है। ऑप्शन ए दुगुना, बी है तिगुना, सी है आधा और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 4 महीने में जो 4 महीने की जो आयु है बच्चे की, उसमें बच्चे का जो सामान्यतः वजन होता है वो कैसा होता है, आपका दुगना होता है, डबल, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडा परिपक्व होता है, ओवम जो है वो परिपक्व होता है आपका, ऑप्शन ए 20 दिनों में, बी है 25 दिनों में, सी है 28 दिनों में और डी है 30 दिनों में। तो अंडा परिपक्व होता है, ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 28 दिनों में, ऑप्शन सी 28 डेज, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब से आरंभ हुआ था। तो इसका ईयर पूछा जाता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट कब हुआ। ऑप्शन ए है आपका 2 अक्टूबर 1952, बी है आपका 5 सितंबर आपका 1954, सी है आपका 2 नवंबर 1956 और डी है आपका 10 अक्टूबर 1958। तो आधा हिंदी मीडियम आधा इंग्लिश मीडियम, ठीक है, तो दोनों मैं साथ में बोल रही हूँ, है ना, चलेगा। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब से आरंभ हुआ था, इसका ईयर अलग अलग एग्जामों में पूछा जाता है, रिपीटेड है, ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको हमें नोट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे गांधी जयंती जब आपका होता है, बताइएगा गांधी जयंती कब होती है। तो गांधी जयंती होती है आपकी 2 अक्टूबर को, तो 2 अक्टूबर 1954, सॉरी 4 कह रही हूँ 2, ठीक है, 1952। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, चलिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है आपका, एसेप्सिस से तात्पर्य है, एसेप्सिस जो है आपका उससे तात्पर्य है, आपके ऑप्शन ए है सूक्ष्म जीवाणुओं को हटाना, बी है सूक्ष्म जीवाणुओं को दूर रखना, सी है सूक्ष्म जीवाणुओं को मारना और डी है सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रियाकलाप को बाधित करना। एसेप्सिस से तात्पर्य, तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा सूक्ष्म जीवाणुओं को दूर रखना, ऑप्शन बी, चलिएगा। तो 50 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम इसका शुभ करते हैं 51 से। तो आई होप आप सभी थके नहीं होंगे, एनर्जी उतनी ही बरकरार होगी। अगर आप चाहें तो मैं ये सेशन नेक्स्ट डे भी ले सकती हूँ, फिर भी मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अगर कुछ क्वेश्चन बचेंगे तो उनको हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल विहार यानी किंडरगार्टन प्रकार का पूर्व स्कूली कार्यक्रम किसने स्थापित किया। ऑप्शंस हैं आपके, मारिया मॉन्टेसरी, बी है फेडरिक फ्रोबेल, सी है रैचेल एवं मार्गरेट मैकमिलन और डी है ताराभाई
ताराबाई मोदक। बाल विहार किंडरगार्टन प्रकार का पूर्व स्कूली कार्यक्रम किसने स्थापित किया? और 51 जो आपका शगुन भी होता है, शगुन से याद आया लाइक कर दो। अगर ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें। चलिएगा, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है आपका फ्रेडरिक फ्रोबेल, ऑप्शन बी। वैसे तो मैं लाइक करने के लिए कहती नहीं हूँ, लेकिन फिर आप करते भी नहीं हो ठीक है, तो इसलिए कहना पड़ता है कि कर दो, मुझे अच्छा लगेगा। सो क्वेश्चन देखो मिलान के थ्रू पूछ लिया गया है। क्वेश्चन है 52 का, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आपके ऑप्शंस है रोपड़, सेकेंड है आपका ओव्यूलेशन, थर्ड है आपका लिंग निर्धारण और फोर्थ है आपका निषेचन, फर्टिलाइजेशन। और आपको इसको क्रम पे लगाना है। ठीक है, नीचे आपके कोड दिए हुए हैं, कूट जो दिया हुआ है, और आप अरेंज कीजिए। 52 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, सबसे पहले होगा आपका सेकेंड यानी ओव्यूलेशन, फर्स्ट नंबर पे होगा। देन उसके बाद आपका होगा फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, निषेचन के बाद आपका होगा लिंग निर्धारण, थर्ड, और लास्ट में आपका क्या होगा रोपण, यानी ये आपका फोर्थ नंबर पे हो जाएगा। तो 2431 ऑप्शन आपका बी में दिया है, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जन्म के समय बच्चे का रोना किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला श्वसन क्रिया को उत्तेजित करता है, बी है रक्त प्रवाह को उत्तेजित करता है, सी है संकेत करता है कि वह भूखा है, और डी है संकेत करता है कि वह दर्द में है। तो जन्म लेने के बाद जो होता है, जन्म लेते समय जब बच्चा रोता है तो उसका क्या मतलब होता है? एक तरीके से उसका मतलब है श्वसन क्रिया को उत्तेजित करता है। एक तरीके से क्या करता है, श्वसन क्रिया को उत्तेजित करता है, इसलिए रोना इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थॉर्नडाइक का गॉड नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है तत्परता का नियम, बी है बहुविधि प्रतिक्रिया का नियम, सी है अभ्यास का नियम, और डी है प्रभाव का नियम। तो थॉर्नडाइक का गॉड नियम किससे संबंधित है, ये पूछा गया है। एंड आपका जो आंसर है वो है आपका बहुविधि प्रतिक्रिया का नियम। जो उनके 3 जो नियम हैं वो है आपका तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का नियम, जो उनके मुख्य नियम है। तो ये जो आपका बी है ये इनका क्या है, गौड़ नियम है, यानी आप सेकेंडरी जो नियम है वो है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली का IQ होता है? ऑप्शन ए है 140 से अधिक, बी है 120 से अधिक, सी है 100 से अधिक, या फिर डी है 170 से अधिक। तो जो आपका जीनियस बच्चे होते हैं उनका IQ आपसे पूछा गया है। तो ये होता है आपका 140 से अधिक, 140 से आपका अधिक, यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56, जहाँ पे मिलान दिया हुआ है। तो 2 सूची हैं, एक तरफ आपके जो मनोवैज्ञानिक है उनका नाम दिया है, दूसरी तरफ उनकी जो थ्योरी है वो आपका दिया हुआ है, आपको उसमें से मैच करना है। तो जैसे पहला ऑप्शन है वाइगोस्की दिया हुआ है मनोसामाजिक, मतलब ऑप्शन साइड में ऑप्शन दिया हुआ है, मैं पहले आपको ABCD बता देती हूँ फिर आपको उधर बताती हूँ। तो वाइगोस्की जी के बारे में पूछा गया, उनकी थ्योरी, इरिक्सन की थ्योरी, जीन पियाजे की थ्योरी और आपका फ्रायड की थ्योरी। और दूसरी तरफ दिया है मनोसामाजिक, बी है सामाजिक सांस्कृतिक, सी है मतलब थर्ड है आपका मनोविश्लेषणात्मक, और फोर्थ है आपका संज्ञानात्मक। तो ये तो ऐसे आपके मनोवैज्ञानिक हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं। पॉपुलर का मतलब ये नहीं हुआ, पॉपुलर का मतलब ये हुआ जो आपके अक्सर एग्जामों में पूछे जाने वाले जो आपके मनोवैज्ञानिक है। एरिक्सन तो आपका कई बार आपसे पूछा गया है, तो बताइएगा। और पियाजे जी भी से रिलेटेड क्वेश्चन आया, फ्रायड से रिलेटेड हमने ऑलरेडी आपके क्वेश्चंस किए हैं। तो यहाँ पे देखो जो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन कौन सा है, 56। ठीक,
तो यानी 56 में देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें आपके वाइगोस्की महोदय जी, तो इनकी जो थ्योरी है वो है आपका सोशियो कल्चर थ्योरी, यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जिसमें उन्होंने सोशल इंटरेक्शन की बात ज़्यादा की है कि बच्चा जो सीखता है वो सोशली इंटरेक्ट करके ज़्यादा बेहतर से सीखता है। वहीं अगर सेकेंड की बात करें एरिक्सन महोदय जी की, तो इनकी है सामाजिक मनोसामाजिक जो आपकी थ्योरी है, साइको सोशल जो है आपकी। वहीं पियाजे जी की बात करें तो काफ़ी जानी मानी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिनमें उनकी जो 4 स्टेजेस हैं उनसे रिलेटेड अक्सर आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं फ्रॉइड की जो थ्योरी है वो है मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी। ठीक है, तो यानी आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 2143। एक बार मैं फिर बता देती हूँ अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो। वाइगोस्की का जो है, ठीक है, उनकी जो थ्योरी है वो है आपका सोशियो कल्चर। वहीं एरिक्सन की जो थ्योरी है वो है आपका मनोसामाजिक। जीन पियाजे की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक, और फ्रॉइड की थ्योरी है मनोविश्लेषणात्मक। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन्यूरेशिक जो व्यवहार है वह समस्या है। एन्यूरेशिक जो आपका व्यवहार है वह समस्या है। ऑप्शन ए नींद में चलना, बी है आपका चोरी करना, सी है आपका अंगूठा चूसना, और डी है बिस्तर गीला करना। तो ये जो प्रॉब्लम है ये कौन सी समस्या है? एन्यूरेसिस जो है आपकी समस्या है सॉरी, वो कौन सी समस्या है? तो ये जो प्रॉब्लम है ये है आपका बिस्तर गीला करना। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है स्किनर, बी है अल्बर्ट बंडूरा, सी है एरिक्सन, और डी है पियाजे। तो व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, यानी सोशल लर्निंग जो थ्योरी है वो आपका पूछा गया है। अभी तक आपने जो कुछ मनोवैज्ञानिक हैं उनको अभी आपने मिलान के थ्रू भी देखा है, तो एक तरीके से तो आपको कुछ चीज़ें तो क्लियर हुई होंगी कि जैसे हमने एरिक्सन की जो थ्योरी है वो भी पढ़ी, वो भी नहीं है, जीन पियाजे भी देखा, बाकी ये 2 ऑप्शन हमने नहीं देखे हैं, तो इनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है अल्बर्ट बंडूरा। यहाँ पे कई सारे जो स्टूडेंट हैं वो वाइगोस्की की जो थ्योरी है उस पर और जो बंडूरा की जो थ्योरी है उस पर कई बार कंफ्यूज होते हैं वो सोशल के चक्कर में। बट ध्यान दीजिएगा इनकी जो थ्योरी है बंडूरा की वो सोशल लर्निंग थ्योरी है, जबकि जो आपकी पियाजे के वाइगोस्की की जो है वो सोशियो और कल्चर थ्योरी है, मतलब सोशियो कल्चर थ्योरी है यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। बस सामाजिक के बाद सांस्कृतिक लगा दीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि नहीं ये वाइगोस्की की है, ये बंडूरा की है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है कलर ब्लाइंडनेस एक है, मतलब कलर ब्लाइंडनेस क्या है? ऑप्शन ए है न्यूनता रोग, बी है मेटाबॉलिक विकार, सी है आनुवांशिक रोग, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। कलर ब्लाइंडनेस, तो ये आपका क्या है, जेनेटिक आपका डिसीज है यानी आनुवांशिक रोग है, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूर्व स्कूली बच्चों के लिए प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम और गृह कार्य पर प्रतिबंध की सिफारिश किसने की? तो पूर्व स्कूली बच्चों के लिए प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम और जो गृह कार्य है यानी जो होमवर्क है उस पर प्रतिबंध की सिफारिश किसने की है? आपके ऑप्शंस हैं कोठारी आयोग, बी है यशपाल समिति, सी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और डी है आपका एबॉट एंड वुड समिति। तो ये जो है कि प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम और गृह कार्य पर जो प्रतिबंध की सिफारिश की है वो है आपका यशपाल समिति, ऑप्शन बी। तो ठीक है स्टूडेंट, आज हमने 60 क्वेश्चन तक किए हैं। आगे के जो क्वेश्चन हैं उसे नेक्स्ट डे हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा सेशन हो जाएगा। फिर मेरी दिक्कत एक्चुअली स्टूडेंट ये है कि मैं मोबाइल से अपलोड करती हूँ, मेरे पास अभी साधन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होती है तो मैं अपलोड नहीं कर पाती हूँ, मुझसे दिक्कत होती है। ठीक है, तो अभी के लिए तो ये समस्या बरकरार रहेगी जब तक कुछ आगे प्रोग्रेस नहीं हो जाता, इसलिए माफ़ी चाहूँगी। बट
कोशिश मेरी जारी रहेगी, नेक्स्ट डे भी हम क्लासेस करेंगे, जो कि इनके जो अदर क्वेश्चंस हैं, जो अभी छूटे हैं, जो अभी रह गए हैं क्वेश्चन, उनको हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। बस आपका प्यार और सपोर्ट बना रहा और तो मैं ऐसे ही आप सभी लोगों के लिए क्लासेस लाती रहूँगी। आई होप आज का सेशन आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा। आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, ठीक है, और एक तरीके से ये क्वेश्चंस करके आपके एग्जाम में भी हो सकता है आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिले, तो आपको एक तरीके से हेल्प हो जाएगी। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा, उसके साथ साथ अपने माता पिता का ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।